पे कोई एनर्जी नहीं लग रही है कि ऑक्सीजन को धक्का देंगे तभी ऑक्सीजन अंदर की तरफ घुसेगी, ऐसा नहीं है। या फिर CO2 को टिश्यू धक्का देंगे तो वो हमारे बॉडी से बाहर निकलेगी। जोर लगाने की कहीं जरूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत प्यार करते हैं तुमसे, पता नहीं, हाँ ठीक है, करते हैं। हाँ, हम पढ़ रहे थे मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने श्वास लेने व छोड़ने की प्रक्रिया पढ़ ली थी। आज अपन दो टॉपिक कवर करने की कोशिश करे हैं। पहला जो है वो है गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, तो गैसों का आदान प्रदान हमने फेफड़े और वातावरण के बीच में तो कर लिया, अंदर की तरफ भी आदान प्रदान हो रहा है दो जगह पे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है, मार्कर खोलो भाई, हाँ, गैसों का विनिमय। क्या है? गैसों का विनिमय बोला जाएगा गैसियस एक्सचेंज। तो दो जगह पे कहां कहां पर हो रहा है? दो स्थान पर। एक तो हो रहा है कुपिका व रक्त के मध्य। फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन आई या गैस आई, उसको रक्त में भेजना, तो कुपिका व रक्त के मध्य। दूसरा, फिर रक्त के अंदर ऑक्सीजन चली गई है, उसको भेजना ऊतकों के पास, तो दूसरा किसके होगा? रक्त व ऊतक के मध्य। आसान, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोशिका कुपिका रक्त के मध्य हो रहा है, इधर ये हो रहा है। अब ये सब होगा कैसे? तो वायु का जो आदान प्रदान हमने श्वसन के अंदर भी देख लिया, सांस लेने छोड़ने के अंदर भी हमने देख लिया है कि वायु कहां जाती है? उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाती है। तो सेम यहां पर भी होगा, किसके आधार पर? दाब प्रवणता के आधार पर। किसके आधार पर होगा? दाब प्रवणता के आधार पर। और कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होगा? सामान्य विसरण प्रक्रिया के द्वारा। यहां पे कोई एनर्जी नहीं लग रही है कि ऑक्सीजन को धक्का देंगे तभी ऑक्सीजन अंदर की तरफ घुसेगी, ऐसा नहीं है। या फिर CO2 को टिश्यू धक्का देंगे तो वो हमारे बॉडी से बाहर निकलेगी। जोर लगाने की कहीं जरूरत नहीं है। फेफड़ों से अगर हवा बाहर आ रही है उसमें कहीं पे भी कोई जोर नहीं लग रहा है, तो और नहीं, और हवा नहीं। हाँ, तो ये जो इंपॉर्टेंट बात है कि किसके द्वारा होगा? सामान्य विसरण की प्रक्रिया के द्वारा ऐसा होता है। और हम जानते हैं सामान्य विसरण कैसी प्रक्रिया होती है? निष्क्रिय प्रक्रिया। कैसी होती है? निष्क्रिय प्रक्रिया। तो दाब प्रवणता के आधार पर उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ गैस जाएगी, तो वो किसके द्वारा निर्धारित होगा? वो निर्भर करेगी गैस के आंशिक दाब पर। गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करेगी। ठीक है, अब आंशिक दाब एक नया चीज क्या आया? आंशिक दाब को अपन दर्शाएंगे, ऑक्सीजन का आंशिक दाब PO2, CO2 का आंशिक दाब PCO2। ठीक है, O2 का आंशिक दाब। अब ये बता रहा हूं, ये आंशिक दाब आगे भी क्लास में चलता रहेगा, तुम परेशान मत होना। यहाँ पे बता दिया है, आगे नहीं बताऊंगा PO2 का मतलब क्या है और PCO2 का मतलब क्या है। वापिस से बोल देता हूं, आंशिक दाब वो दाब होता है जब जो गैस के कुल मिश्रण में से, ठीक है, वापिस सुनो, ये कमरा है, इस कमरे के अंदर पूरी भरी हुई है गैस। किसने भरी है, किसने छोड़ी है, उसका तुमको कुछ नहीं करना है। ठीक है, वो गैस जो भरी हुई है उसके अंदर एक अकेली गैस का कितना योगदान है, अपने योगदान के बारे में बात नहीं करोगे। हाँ, तो जितनी गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, सब तुम्हारे घर में आ गई है। उसमें से ऑक्सीजन का योगदान कितना है? वो ऑक्सीजन का आंशिक दाब। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान कितना है? वो कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब। मतलब गैसों के कुल मिश्रण में इकलौती गैस का या एकल गैस का योगदान या एकल गैस का हिस्सा कितना है, उसको बोला जाता है आंशिक दाब। तो ऑक्सीजन के आंशिक दाब को लिखेंगे PO2,
CO2 के आंशिक दाब को लिखेंगे PCO2। ठीक है, ये नोट कर लो जल्दी से, कहां से कहां गैस जाएगी, किस पे डिपेंड करेगा, दाब प्रवणता। दाब प्रवणता किसके आधार पर निर्भर करेगी, गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करेगी। और जो भी आदान प्रदान होना है वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होगा, सामान्य विसरण प्रक्रिया द्वारा होगा। और हम जानते हैं सामान्य विसरण कैसी प्रक्रिया है, निष्क्रिय प्रक्रिया होती है। मैं हट गया हूं, वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए, नोट करना जरूरी है। ये बात हर वीडियो के अंदर बोलूंगा, तुम बोर हो रहे हो तो हो रहे हो, मेरे को नहीं मालूम। ठीक है, चलिए हटा देते हैं अब इसको। अब अपन एक्चुअल पढ़ने जाते हैं किस तरीके से गैसों का विनिमय होगा। बहुत छोटा सा टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक, बहुत ज्यादा छोटा सा टॉपिक। इधर देखो, इतना ही ज्यादा टॉपिक है तो अभी खत्म क्यों नहीं हो रहा है, इतना जल्दी खत्म हो जाता तो फिर टॉपिक ही क्यों होता। ठीक है, मैं अकेला बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी जनता से बात कर रहा हूं। इधर देखो, क्लासों में भी तो यही होता था, जनता चाहती थी सर बात करे, सर चाहते थे जनता पढ़ाई करे, फिर अपन ने बीच का रास्ता निकाल दिया, थोड़ा उनकी सुन लो थोड़ा अपनी सुन लो। ठीक है, तो थोड़ी पढ़ाई थोड़ी बातें, ऐसा करके मस्ती के दिन चल रहे थे। उसके बाद में कोरोना आ गया, नहीं कोरोना से पहले एक आध कोचिंग वाला भी आया था जिसने बोला था कि नहीं सर बच्चे खराब हो जाएंगे। बच्चे खराब कैसे होंगे यार, बच्चे खराब नहीं होते। ठीक है, बच्चे खुद से खराब होते, कोई खराब करता नहीं। और मैं क्यों खराब करूंगा, मैं तो पढ़ाने के लिए आता था तो पढ़ाऊंगा। हाँ, मेरे अंदर का दुख नहीं चलक रहा है, दुखी नहीं, सुखी है। ठीक है, चलिए उसके बाद कोरोना आ गया तो बोले नहीं बच्चों को दूर बिठाओ, टीचर को दूर बिठाओ, बीच में मोबाइल घुसाओ। तो ये चल रहा है मामला, कितने दिन तक चलेगा, कैसे चलेगा, हमको क्या मालूम। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं गैसों के आदान प्रदान के बारे में। गैसों के आदान प्रदान दो जगह पे होना है। ये सपोज करो तुम्हारे पास है कुपिका, दीपिका नहीं, कुपिका। ठीक है, तुम्हारे पास क्या है, कुपिका, दीपिका नहीं। हाँ ठीक है, चलिए और ये तुम्हारे उत्तक, ये तुम्हारी क्या है, उत्तक है, तुम्हारी कोशिका है, ये कोशिकाओं के केंद्र है। ठीक है, तो यहां पे लिख लिया उत्तक, यहां पे लिख लिया कुपिका। तो कुपिका के अंदर ऑक्सीजन है, यहाँ पे CO2 है। इसका मतलब ये नहीं कि कुपिका में केवल ऑक्सीजन ही है, कुपिका में बाहर से जो हवा है उसमें भी थोड़ी तो CO2 होगी, उत्तकों के अंदर भी थोड़ी तो ऑक्सीजन होगी, पर ज्यादा यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, ज्यादा यहाँ पर क्या है, CO2। कितनी ज्यादा है, इधर देखो, यहाँ पे POO2 है 104, कितना है 104। ये सब आंकड़े किसमें, यूनिट क्या है इनकी, mmHg। Hg क्या है, मरकरी, पारा। ठीक है, तो पारा दाब नापने के लिए जो उपकरण काम आता है उसमें पारा कितना mm चढ़ा है, इस तरीके की वैल्यू कुछ दी जाती है। ठीक है, 104 mmHg, जबकि PCO2 यहां पर है 40, कितनी है 40। किसी को कोई दिक्कत, तुमको क्यों दिक्कत होगी। दूसरा, यहां पर PCO2 है, वो है 45, कितनी है 45, और PO2 जो है वो हो जाएगी 40, जस्ट उल्टा हो गया ये तो। यहाँ पे CO2 40 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 40। ठीक है, चलिए तो अब देखो, अब यहां से उत्तकों से जो भी रक्त निकलेगा, उत्तकों से जो भी रक्त निकलेगा वो इस तरीके से निकले। यहां से उत्तकों से मान लो कि कोई रक्त निकला उत्तकों के पास से, वो कहां जाता है, किसी को आइडिया, मतलब आइडिया तो होगा ही तुमको, वो कहां जाता है, वो जाता है हृदय को। शरीर से आने वाला अशुद्ध रक्त कहां जाता है, हृदय में ही तो जाता है पहले। और हृदय के भी कौन से भाग में जाता है, दाएं आलिंद के अंदर। किस में जाता है, दाएं आलिंद के अंदर जाता है। मान लो ये दायां भाग है, राइट पार्ट है। ठीक है, और ये यहां पर हमारे पास है लेफ्ट आलिंद, मार्कर ये हमारे पास है राइट। किसी का दिल ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ऐसा ही होता है वास्तव में देखे तो। हाँ ठीक, चलिए तो यहां पर जो भी अशुद्ध रक्त आया यहां से होता हुआ इधर आ जाता है, और यहां से उसको भेजा जाता है फेफड़ों में।
ठीक है, यहां से कहां भेज दिया जाता है, फेफड़ों के अंदर। और फेफड़ों में से होता हुआ वो फेफड़ों में अब क्या आ गई उसके अंदर, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन वाले रक्त को अपन ऐसे दिखाते हैं, फेफड़ों से उसके अंदर आ जाती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आ गई इसके अंदर, कौन से वाले में, लेफ्ट वाले पार्ट में। अभी हर दिन नहीं पढ़ा है, अपन पढ़ेंगे उसको, ठीक है, आसानी से पढ़ेंगे, बहुत आसान काम हो जाए। और यहां से रक्त जो है वो संपूर्ण बॉडी को भेज दिया जाएगा, कौन से वाले से, लेफ्ट निलय से बॉडी को भेज दिया जाएगा। इस तरीके से थोड़ा और आगे तक बता देते हैं ताकि लगे कि भाई ये ऑक्सीजन वाला रक्त है। अब तो क्लियर है, बहुत क्लियर डायग्राम है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, आसान है। अब देखो यहां से जो रक्त आ रहा है इसके अंदर PCO2 कितना होगा, इसके अंदर PCO2 45, ठीक है, जबकि जो PO2 है वो कितना होना चाहिए, 40। डन। अब ये रक्त यहां से होता हुआ यहां आया कुपिका के पास में, ठीक है। तो कुपिका के पास में जब आया, कुपिका के पास में जब आया तो इसमें से ऑक्सीजन के बारे में सोचो, ऑक्सीजन के बारे में सोचो। एक सेकेंड, ऑक्सीजन को अपन इधर लिख लेते हैं, CO2 को इधर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। PO2 को लिख लिया 104, थोड़ा ठीक लगेगा समझने के लिए, और PCO2 को लिख दिया 40। तो CO2 के बारे में अगर पहले बात करते हैं तो CO2 45 है यहां पर, 45 यहां पर है, और यहां पर कितनी है, 40। तो अपन ने बोला था उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ CO2 जाएगी, तो इस रक्त के अंदर CO2 कितनी है, 45। कुपिका के अंदर CO2 कितनी है, 40। तो ऑक्सीजन सॉरी CO2 तो है वो रक्त से निकलकर किस में चली जाएगी, कुपिका के अंदर चली जाएगी। यही तो हम चाहते थे कि शरीर से जो अशुद्ध रक्त आ रहा है उसमें से CO2 वहां चली जाए। क्यों, क्योंकि उसके अंदर CO2 45 है, कुपिका में 40 ही है, बाहर से आई हवा में CO2 कम है, उसका दाब कम है, तो ये उच्च दाब से निम्न दाब वहां चली गई। दूसरा, इसके अंदर ऑक्सीजन कितनी है, 40, कुपिका के अंदर ऑक्सीजन कितनी है, 104। तो ऑक्सीजन भागी भागी सी बोलेगी कि मेरे को तो जाने दो साहब, मेरी बस छूट रही है। तो ऑक्सीजन कहां से कहां आ जाएगी, कुपिका से किसके अंदर आ जाएगी, कुपिका से इस शुद्ध रक्त के अंदर आ जाएगी, और रक्त का शुद्धिकरण या ऑक्सीजनीकरण हो जाएगा। बात समझ में आई, बहुत आसान। ऑक्सीजन यहाँ पे 40 है इस रक्त के अंदर, और ऑक्सीजन कुपिका के अंदर 104 है, 104 से 40 आराम से आ सकती है। CO2 यहाँ पे 45 है, यहाँ पर 40 है, तो 45 से 40 आराम से जा सकती है। हो गया गैसों का आदान प्रदान किस जगह पर, कुपिका और रक्त के मध्य। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी अभी चालू है। मिर्जापुर पार्ट 2, इधर देखो, इधर ये आया सब कुछ। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या जितनी ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में थी सारी की सारी रक्त में आ जाएगी क्या, सारी की सारी नहीं आएगी, ठीक है। तो सारी तो नहीं आती लेकिन काफी हद तक आ जाती है, इसलिए जो ऑक्सीजनित रक्त होता है उसके अंदर PO2 लगभग होता है 95, कितना होता है 95 mmHg। और PCO2 चूंकि अब 45 से 40 यहाँ पे हो गई थी, अब भी PCO2 कितना रह गया 40 mm। CO2 के बारे में तो दो ही डेटा याद रखना है, टिश्यू और डीऑक्सीजन वाले में कितना है 45, कुपिका और इसके अंदर कितना है 40, बस बात खत्म, आसान। ऑक्सीजन के बारे में क्या याद रखना है, यहाँ पर 104 है, ऑक्सीजन वाले में ऑक्सीजनेटेड 95 है, और यहाँ पे 40, बस डेटा तो याद रखने की जरूरत ही कहाँ है, बहुत आसान। अब सुनो इधर, ये घूमता हुआ रक्त आया इधर, ये घूमता हुआ रक्त आया इधर, आ रहा। जैसे ही यहां पर आया, ऑक्सीजन इसमें कितनी 95, उत्तकों में ऑक्सीजन कितनी 40। ऑक्सीजन बोलेगी भाई साहब मेरे को तो बस से उतरना है, मेरी बस, मेरा स्टॉप आ गया। ऑक्सीजन कहां चली जाएगी, टिश्यू में। ऑक्सीजन कहां चली जाएगी, टिश्यू में। क्लियर। ब्लड आया, CO2 ने देखा कि हाँ यहाँ पे 40 ही है, इस रक्त के अंदर CO2 40, इसके अंदर 45। CO2 सोचा अपन भी जंप मार लेते हैं, बस पकड़ लेते हैं ताकि आगे अपना स्टॉप आए। तो CO2 वापस 45 से 40 चली जाएगी। डन। अब रक्त चुपचाप अपना निकल जाएगा। डन। तो ये सारा का सारा किसके बारे में तो है, गैसों के आदान प्रदान के बारे में। उच्च दाब से निम्न दाब याद रखना है और बाकी की चीजें आसानी से याद हो जाएगी। चलिए नोट करो जल्दी से।
ठीक है साहेब, नोट कर लिया? चल अच्छी बात है, वेरी गुड। मैं जो बोल रहा हूँ वो मानोगे, नोट करते जाओगे। तुम्हारे सब परीक्षाओं में, तुम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, सब में शामिल होगा, ठीक है। और तुम चिंता मत करो, अपन आगे और बड़े बड़े कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं, ठीक है, ताकि अपने और बच्चों को फायदा हो सके। चलिए अब कुछ बातें जो तुमको याद रखनी है उसका एक टेबल बना लेते हैं, सवाल पूछे जा सकते हैं उसके अंदर से। छोटे छोटे बना देते ताकि लिख सके। एल्वियोली में ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड और टिश्यू। चलिए ये टेबल क्यों बनी है तो इधर देखो। हाँ, यहाँ पे अगर अपन लिख लेते गैस और ऑक्सीजन गैस का आंशिक दाब और CO2 का आंशिक, तो अपन सीधा स्टार्ट कर ले कोपिका से। कोपिका से स्टार्ट कर लेते। कोपिका में ऑक्सीजन कितनी थी? 104। CO2 कितनी थी? 40। कोपिका से रक्त गैसें कहां गई थी? ऑक्सीजनित रक्त में या शुद्ध रक्त में, ठीक है। ऑक्सीजनित रक्त के अंदर ऑक्सीजन कितनी रह गई थी? 95। CO2 कितनी थी? 40। यही तो थी। उसके बाद में रक्त कहां गई थी गैसेस? उत्तकों में। उत्तक में ऑक्सीजन कितनी थी? 40। CO2 कितनी थी? 45। बिल्कुल। अनऑक्सीजनित रक्त या अशुद्ध रक्त, ऑक्सीजन कितनी अनऑक्सीजनित रक्त के अंदर? 40। CO2 कितनी? 45। मतलब उत्तक और अनऑक्सीजनित रक्त में तो कोई दिक्कत ही नहीं, सही बात है। और CO2 का तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। दो जगह पे 40-40 है, जहां शुद्ध हवा है वहां कम है, जहां अशुद्ध हवा है वहां पे ज्यादा। बात समझ में आई? इसके बारे में ध्यान रखना है। इसके भी इस जगह पे तो सेम है, 40 ही है, यहाँ पर 104 95। और वायुमंडल में कितनी है वो तुम्हारे जनरल साइंस के अंदर आता ही है। वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन का आंशिक दाब 159, CO2 का आंशिक दाब 0.3। बस, तो केवल ध्यान रखना है ऑक्सीजन का कोपिका में और ऑक्सीजनित रक्त में अलग अलग है। अदरवाइज CO2 का इन दोनों में सेम और इन दोनों के अंदर सेम, ऑक्सीजन का भी इन दोनों के अंदर सेम, इन दोनों के अंदर अलग अलग है। बाकी आसान 0.3% तुम जानते हो CO2 के बारे में, तो वो देख लेना। ये टेबल याद होनी चाहिए जो नीट की कर रहे हैं उनको, बाकी लोगों के लिए जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं विसरण को प्रभावित करने वाले कारक या गैसीय विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक। विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। चलिए, तो गैसीय विनिमय को किस तरीके से प्रभावित होगा, क्या होगा, वो सब बात तुम्हारे अभी क्लियर कर देते। अब देखो, पहला और मुख्य कारक जो है वो तो हमने पढ़ लिया, कौन सा? आंशिक दाब। आंशिक दाब मेन फैक्टर जो था वो तो हमने पढ़ लिया, मुख्य कारक था, पढ़ लिया। दूसरा जो होता है विसरण झिल्ली, कौन सा? विसरण झिल्ली। वो परत जिससे होकर गैसें विसरित हो रही है उसको बोलते हैं अपन विसरण झिल्ली, ठीक है। तो झिल्ली बहुत सारी जगह पे आ रही है, कोशिका झिल्ली अपन ने पढ़ा है, कोशिकांगों की झिल्ली के बारे में पढ़ा है, अब ये आई विसरण झिल्ली। तो विसरण झिल्ली के अंदर कौन कौन सी परतें शामिल है, इधर देखो, ये कोशिका, ठीक। कोशिका को जाना है रक्त के अंदर, ठीक है। तो कोशिका की खुद की परत ये वाली, रक्त वाहिनियों की परत ये वाली, और इन दोनों के बीच की परत ये वाली, ठीक है। तो यहां पे 3 परत से बनी हुई रहती है। कितनी परत से? 3 परत या 3 स्तर से बनी हुई रहती है। कौन कौन से स्तर है? पहला
कूपिका की शल की उपकला, कूपिका की शल की उपकला। दूसरा, रक्तवाहिनी की एंडोथीलियम, एंडोथीलियम, इसको बोला जाता है अंतस्थ कला। और केशिकाओं के अंदर केवल क्या होती है? अंतस्थ कला ही होती है। लिख लो इसको, सबसे अंदर वाली उपकला अंतस्थ कला। और तीसरी, इन दोनों के बीच की आधारीय झिल्ली। हालांकि ये 3 परत उपस्थित है, लेकिन इन तीनों परतों की कुल मोटाई जो है वो कुल मोटाई 1 mm से भी कम है। तो 1 mm से अगर कम होगी तो गैसों का विसरण आसानी से हो सकता है। अगर कहीं पर ये बड़ी हो या थोड़ी सी मोटी हो तो गैसों के विसरण को प्रभावित करेगी। ठीक है, तो दूसरा कारक भी है, हमको याद रखना। इस तरीके का एनसीईआरटी में तुम एक डायग्राम भी देखोगे, वहां पे भी ऐसा ही दिखेगा। तीसरी चीज, तीसरा फैक्टर होता है वो होती है गैस की विलेयता। गैस कितनी सॉल्यूबल है, कितनी घुल सकती है आसानी से, सॉल्युबिलिटी। तो CO2 की विलेयता ज्यादा, कितनी? 20 से 25 गुना ज्यादा है। इसीलिए तुम देख रहे हो कि CO2 अनऑक्सीजनित रक्त के अंदर 45 है और कूपिका के अंदर कितनी है? 40। केवल 5 का ही डिफरेंस है, फिर भी CO2 तेजी से विसरित होकर जा रही है। जबकि ऑक्सीजन का डिफरेंस देखो, 40 और 104। कूपिका में 104 है और यहां पे कितना है? 40। मेरे चेहरे की तरफ मत देखो, हाँ ठीक है, 104 है, वो वहां पर इतना है। तो डिफरेंस इतना ज्यादा है, तब जाके ऑक्सीजन विसरित हो पा रही है। क्यों? क्योंकि CO2 की विसरण क्षमता या विलेयता जो है वो ज्यादा है, किसकी तुलना में? ऑक्सीजन की तुलना में, और अच्छी खासी ज्यादा। कितनी? 20 से 25 गुना ज्यादा होती है। या चलिए, अब इस विलेयता की वजह से विसरण क्षमता पे भी असर पड़ता है भी। अतः CO2 की विसरण क्षमता भी क्या होगी? ज्यादा। कितनी ज्यादा? 20 गुना ज्यादा है। मतलब 20 से 25 गुना, किताबों के अंदर आंकड़ा दिया हुआ 20-21 गुना ज्यादा होती है। तो विसरण क्षमता किसको बोलेंगे? 1 mm की झिल्ली से प्रति मिनट विसरित होने वाली गैस का आयतन या गैस की मात्रा, ठीक है, तो वो भी किसकी तुलना में ज्यादा है? CO2 की ज्यादा है। तो विसरण क्षमता भी ज्यादा किसकी? CO2। ठीक है, तो ज्यादा सोल्यूबल है CO2, इसीलिए ज्यादा विसरित होती है ऑक्सीजन की तुलना में, और 20-25 गुना ज्यादा है। तो ये 3 कारक है जो गैसीय विनिमय को प्रभावित करते हैं। आसान टॉपिक था। इसके आगे अपन एक और टॉपिक लेने जा रहे हैं, उसके बारे में अभी अपन बात करेंगे। चलिए, तो ये अपन ने पढ़ा। मैंने बोला था कि एक टॉपिक और अपन पढ़ रहे, तो कौन सा टॉपिक है वो? इधर देखो, टॉपिक का नाम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन उतना ही आसान टॉपिक। टॉपिक का नाम है श्वसन आयतन व क्षमता। श्वसन आयतन व क्षमता, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, कि हम कितनी सांस ले रहे हैं, कितनी सांस छोड़ रहे हैं, कितना ज्यादा खींच सकते हैं, कितना ज्यादा जबरदस्ती अपन निकाल सकते हैं हवा हमारी बॉडी में से, इधर नाक के रास्ते से। ठीक है, तो वो सब किसके अंदर आते हैं? इसके अंदर आएंगे, श्वसन आयतन या क्षमता के अंदर आती है। ठीक है, चलिए, तो अब पहली चीज तो ये है कि इसको नापेंगे कैसे? इसको नापेंगे कैसे? तो एक उपकरण है स्पाइरोमीटर। क्या नाम है? स्पाइरोमीटर। उसके द्वारा मापन होगा। और अगर ग्राफीय निरूपण कर ले उसका, तो जो ग्राफ आएगा हमारे पास, उसको बोला जाता है स्पाइरोग्राम। क्या बोला जाएगा? स्पाइरोग्राम, ग्राफीय निरूपण। अब ऐसा क्यों करना, हमको क्यों नापना है? क्या क्या फायदा होगा? हम हार्ट का ग्राफीय निरूपण क्यों लेते हैं?
ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो आता है हमारे पास, वो क्यों आता है? इस तरीके से क्या फायदा मिलता है उससे, क्या पता चलता है? उससे पता चलता है कि भाई साहब हार्ट सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ईसीजी करवाते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी तो हमको पता तो चलना चाहिए हमारे अंदर श्वसन की प्रक्रिया सही से चल रही है कि नहीं चल रही, ठीक है। तो किसके लिए इसका चिकित्सकीय महत्व होता है, इसका चिकित्सकीय महत्व होता है। और इसके द्वारा हम क्या पता कर सकते हैं? हाँ, चिकित्सकीय महत्व है। और इसके द्वारा किसी प्रकार की असामान्यता या रोग का निदान किया जा सकता है। असामान्यता या रोग का निदान संभव है, ठीक है। तो ये एक बार नोट करो, फिर अपन श्वसन आयतन कौन कौन से हैं, क्षमता कौन कौन सी है, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए 1 मिनट, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, हाँ साहब हो रही है। यही दिक्कत है यार, तो तुम केवल बड़े सिस्टम के पीछे मत भागना, कंटेंट के पीछे भागना। हमारा भी हो जाएगा कभी ना कभी बड़ा सिस्टम, चिंता मत करो, एक बार काम चलने दो, उसके बाद सब करेंगे। हाँ, अब देखो जो हमारे पास है क्या है, श्वसन आयतन, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला एक शब्द याद रखना है तुमको, ज्वारीय आयतन। क्या याद रखना है? ज्वारीय आयतन। इतनी जगह बचेगी? नहीं बचेगी, यहीं पे लिख। इसको बोला जाता है टाइडल वॉल्यूम या टीवी। मैं लास्ट में सबके पूरे नाम लिख लूंगा, अभी के लिए इतना ही लिख रहा हूं, टाइडल वॉल्यूम या टीवी, ठीक है। तो ज्वारीय आयतन किसको बोलेंगे? ज्वारीय आयतन बहुत सिंपल, अभी अपन जो सांस ले रहे हैं या सांस छोड़ रहे हैं, उस दौरान हम कितनी नॉर्मल छोड़ पा रहे हैं और कितनी सांस ले पा रहे हैं, ठीक है। तो किस दौरान? सामान्य श्वसन में ली जाने वाली या छोड़ी जाने वाली वायु, ठीक है। आसान परिभाषा थी, कोई मुश्किल नहीं। कितनी अपन सांस लेते हैं, अपन जो नॉर्मली अभी सांस चल रहे हैं हमको पता भी नहीं चल रहा, उसी को बोला जाता है ज्वारीय आयतन। तो ये होती है लगभग 500 ml एक बार, ठीक है। और 1 मिनट में मैंने तुमको बताया कितनी बार अपन सांस लेते हैं, 12 से लेकर 16 बार। तो अगर 12 या 16 मान ले तो ये लगभग हो जाएगा 6000 से 8000 प्रति मिनट, 8000 ml प्रति मिनट। 1 सेकंड के अंदर इतनी गैसों का आदान प्रदान कर रहे हो, ठीक है। 6 लीटर 8 लीटर, ठीक है। दूध अगर इकट्ठा करो तो एक केन भर जाता है पूरा, और उसको लेके बैठो, महादेव दूध भंडार बन जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। महादेव जी का नाम नहीं लेना, शिव सागर दूध भंडार, ठीक है, हो जाता है। ऐसे लेके बैठे रहते हैं ना गलियों के किनारे, यहाँ छोटे का ताजा दूध मिलता है, आज का भाव, शादी पार्टियों में ऑर्डर लिया जाता है, सब मालूम मेरे को, हाँ, ठीक है। तो वो भी अच्छा काम है, कोई बुरी बात नहीं, लोग दूध बेच के बहुत पैसा वाले हो जाते हैं। हाँ, 6000 से 8000 पर मिनट हो जाता है। अब मिनट वाला लफड़ा मैं यहाँ पे इसलिए नहीं घुसा रहा हूँ क्योंकि तुमको कंफ्यूज हो जाएगा, तुम नोट कर लेना, जब इसको फाइनली नोट करो तब इसको लिख लेना कहीं पे, या अभी लिख के रख लो। ज्वारीय आयतन में कोई दिक्कत नहीं, सामान्य श्वसन के दौरान। अब हमने सामान्य जितनी सांस आनी थी उतनी आ गई, अब अपन जबरदस्ती खींच के सांस ले तो उसको बोला जाता है अंतःश्वसन संरक्षित। क्या बोला जाता है? अंतःश्वसन संरक्षित आयतन। अंतःश्वसन को अपन ने बोला था इंस्पिरेशन, संरक्षित को बोला जाएगा रिजर्व्ड, आयतन को बोला जाता है वॉल्यूम। इंग्लिश वाले नाम को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, अपन आगे बात कर लो। अच्छा, थोड़ा प्रेजेंटेशन पे ध्यान देते हैं। मेरे को 1-2 लोगों ने बोला था प्रेजेंटेशन अच्छा है, मैंने कहा यहाँ फैशन शो चल रहा है जो प्रेजेंटेशन करूं मैं, समझ में आना चाहिए भाई साहब, बस इतना खराब नहीं हो कि पढ़ने में नहीं आ रहा है, और पढ़ने में आ रहा है, मैं अगर बोल रहा हूं उसको ध्यान दोगे तो पढ़ने में आएगा, ठीक है। अंतःश्वसन संरक्षित आयतन,
चलिए, सामान्य श्वसन में ली जाने वाली और छोड़ी जाने वाली वायु ये हो गई दूसरी। सामान्य श्वसन के बाद बलपूर्वक ली जाने वाली वायु, बलपूर्वक ली जाने वाली वायु, बता। ये तो आसान है, तुमने सांस ली, लो, अरे लो ना, क्या जाता है। हाँ, बहुत इतना नहीं लेना है कि फिर सब जगह से निकलने लगे। हाँ ठीक है, तो हमने सामान्य सांस लेने के बाद बलपूर्वक कितनी सांस छोड़ रहे, कितनी सांस ले पा रहे हैं, उसको बोला जाता है अंतःश्वसन संरक्षित आयतन। बताओ, कोई दिक्कत? डन। इसका जो आयतन होता है वो लगभग होता है एक्स्ट्रा, क्योंकि तुमको मालूम है एक्स्ट्रा ही लेना है, हम इंडियन आदमी जबरदस्ती खींच लेंगे। लगभग कितना खींच सकते हैं? 3 लीटर तक, ठीक है। 2500 से लेकर 3000 ml तक एक्स्ट्रा अपन ने ले लिया, कोई बात नहीं, अच्छी आ रही है। लेकिन ध्यान रखना है, एक लिमिट से ज्यादा लोगे फेफड़ा फूफड़ा फूट जाएगा तुम्हारा। अंतःश्वसन संरक्षित आयतन अब इसके जैसा का जैसा, जब ये अंतःश्वसन का बात कर लिया है तो बहिःश्वसन बोलेगा, साहब हमारे बारे में भी बात कर लो, तो बात कर लेते हैं। बहिःश्वसन संरक्षित आयतन, एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। सामान्य सांस छोड़ने के बाद, सांस छोड़ दी, उसके बाद बलपूर्वक कितना सांस छोड़ सकते हैं? तो हम तो मारवाड़ी आदमी, ज्यादा तो नहीं छोड़ेंगे और ज्यादा छोड़ भी नहीं सकते। सोच के देखो, लेते टाइम बहुत सारी ले सकते, लेकिन छोड़ते टाइम नहीं, ज्यादा नहीं छोड़ सकते। डन। चलिए, तो इसका आयतन पहले परिभाषा लिख लेते हैं। सामान्य बहिःश्वसन के बाद बलपूर्वक छोड़ी जाने वाली वायु, बलपूर्वक छोड़ी जाने वाली वायु। बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं। इसमें क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब इसका आयतन कितना हो जाएगा? इसका आयतन होगा इसकी तुलना में कम है, क्योंकि मैंने बोला ना हम ज्यादा छोड़ नहीं पा रहे, हम छोड़ना भी नहीं चाहते। ठीक है, चलिए। अब बहिःश्वसन संरक्षित आयतन, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सब बढ़िया चल रहा है, चलने दो। अब तुमने बलपूर्वक छोड़ी, उसके बावजूद फेफड़ों में कुछ वायु बच जाती है, उसको बोलते हैं अवशेषी आयतन। क्या बोला जाता है? अवशेषी आयतन, रेजिडुअल वॉल्यूम। अवशेषी मतलब बची हुई, रेजिडुअल वॉल्यूम। डन। रेजिडुअल वॉल्यूम किसको बोला जाएगा? बलपूर्वक बहिःश्वसन के पश्चात फेफड़ों में बची वायु, बहिःश्वसन के पश्चात फेफड़ों में बची वायु। तुम जोर से सांस छोड़ दी, उसके बावजूद भी फेफड़े में कुछ न कुछ तो बचा है, तो फेफड़ा गरीब नहीं है। ठीक है, फेफड़े में हमेशा कुछ न कुछ रहेगा, फेफड़ा पूरी तरीके से खाली नहीं होता है। तो बलपूर्वक बहिःश्वसन के पश्चात फेफड़ों में बची हुई वायु को अपन क्या बोलते हैं? अपन बोलते हैं उसको अवशेषी आयतन। यहीं पर एक परिभाषा और लिख ले तो मजा ही आ जाए। बलपूर्वक बहिःश्वसन के पश्चात एक होता है क्रियात्मक अवशेषी आयतन, जिसको अपन बोलते हैं क्रियात्मक अवशेषी क्षमता, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्रियात्मक मतलब फंक्शनल, अवशेषी मतलब रेजिडुअल, क्षमता मतलब कैपेसिटी। वॉल्यूम भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। तो क्रियात्मक अवशेषी क्षमता किसको बोलेंगे? बलपूर्वक बहिःश्वसन के पश्चात फेफड़ों में जो बची उसको तो बोल दिया अवशेषी आयतन। सामान्य बहिःश्वसन के बाद, दोनों सेम है, बस हल्का सा फर्क है। भाई
ठीक है। हाँ, इसका आयतन कितना होता है, जितना 1000 से 1100, इसका याद रखना 1100 से 1200 है। अब देखो, बलपूर्वक अपन इतनी छोड़ सकते हैं और बलपूर्वक छोड़ने के बाद इतनी बचती है, तो बलपूर्वक छोड़ने से पहले कुल कितनी बचेगी, इतनी तो बची रही है और साथ साथ ये भी तो बचेगी, तो इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाता है 2300 ml। सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूं, इन दोनों को जोड़ोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन 1100 1200 को जोड़ दिया तो 2300 ml हो गया। समझ में आ रहा है, जोड़ से छोड़ा, सांस छोड़ी, उसके बाद फेफड़ों में ये बची। तो इसमें अपन बोल रहे हैं कि सामान्य श्वसन के बाद, सामान्य बहिःश्वसन के दौरान इसको भी नहीं छोड़ा था अपन ने, तो ये और ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगी, क्रियात्मक अवशोषी क्षमता। सब क्लियर है। अब एक अच्छा शब्द आता है, फेफड़ों की जैव क्षमता। फेफड़ों की जैव क्षमता, इसको बोला जाता है वाइटल कैपेसिटी। क्या बोला जाएगा, वाइटल कैपेसिटी। तो अब एक बात ध्यान रखना कि फेफड़ों की जैव क्षमता मतलब फेफड़ों में अधिकतम अपन कितनी सांस ले सकते हैं, फेफड़ों में अधिकतम कितनी सांस ले सकते हैं। तो अधिकतम सांस तब लेंगे जब पहले अधिकतम निकाल देंगे, ठीक है। तो बलपूर्वक बहिःश्वसन के पश्चात, बलपूर्वक बहिःश्वसन के पश्चात अधिकतम ली जाने वाली वायु, बलपूर्वक बहिःश्वसन के पश्चात अधिकतम ली जाने वाली वायु। बताओ क्या क्या लेंगे, पहले बलपूर्वक क्या छोड़िए, ये बहिःश्वसन संरक्षित आयतन, तो पहले तो उसको लेंगे ERV। उसके बाद में अपन सामान्य सांस लेंगे, ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम, और उसके बाद अपन जबरदस्ती इतनी और ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा IRV। तो TV प्लस IRV प्लस ERV सबको मिला दो तो हमारे पास क्या आ जाती है, जैव क्षमता है। कोई दिक्कत है नहीं। बलपूर्वक बहिःश्वसन के बाद जितनी अपन बोल रहे हैं कि फेफड़ों में अधिकतम वायु कितनी ले सकते हैं, तो अधिकतम तब ले पाएंगे जब फेफड़े पहले तो खाली करो। तो बलपूर्वक छोड़ने के बाद अधिकतम ली जाने वाली वायु, तो बलपूर्वक छोड़ी थी तो सबसे पहले ये निकली थी, तो पहले इसको भरेंगे, उसके बाद सामान्य ज्वारीय आयतन भरेंगे, उसके बाद जबरदस्ती इतना और भरेंगे, तो इसको क्या बोला जाता है, जैव क्षमता। कोई गलती नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका टोटल करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 4600 ml। डन। फिर फेफड़ों में अधिकतम भरी जाने वाली वायु, इसको बोला जाता है कुल फुफ्फुस क्षमता। फेफड़ों में अधिकतम भरी जाने वाली या अधिकतम भरी वायु, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अधिकतम कितनी भरेंगे, अधिकतम इतनी ले सकते हैं और इतनी तो बचती ही बचती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कुल फुफ्फुस क्षमता, टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी बराबर VC प्लस RV। VC इतनी अधिकतम ले सकते हैं और बलपूर्वक छोड़ने के बावजूद फेफड़ों में इतनी तो बची हुई रहती है, तो 4600 प्लस 1200 कितना हो जाएगा, लगभग 5800, लगभग 6 लीटर के आसपास ये वायु बच जाती है, ठीक है। थोड़ा ठीक लिख देते हैं, जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 5800 ml। बताओ कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत आसान सी चीजें मैंने तुमको बताई है और आसान ही है। ज्वारीय आयतन सामान्य श्वसन में ली जाने वाली है, छोड़ी जाने वाली है। सामान्य लेने के बाद अधिकतम बलपूर्वक कितनी ले सकते हैं, अंतःश्वसन संरक्षित आयतन। सामान्य छोड़ने के बाद अधिकतम कितनी ले सकते हैं, बहिःश्वसन संरक्षित आयतन। अधिकतम छोड़ने के बाद फेफड़ों में सामान्य छोड़ने के बाद अधिकतम कितनी छोड़ सकते हैं, बहिःश्वसन संरक्षित। अधिकतम छोड़ने के बाद फेफड़ों में बची हुई वायु, सामान्य छोड़ने के बाद फेफड़ों में बची हुई वायु। जैव क्षमता, फेफड़ों में अधिकतम ली जाने वाली वायु। अधिकतम कब लेंगे, जब पहले अधिकतम छोड़ेंगे, तो बलपूर्वक बहिःश्वसन के पश्चात अधिकतम ली जाने वाली वायु। तो बलपूर्वक ये छोड़ी, इसको वापस लेंगे, फिर सामान्य लेंगे, फिर जबरदस्ती लेंगे, तो ERV, TV, IRV। कुल फुफ्फुस क्षमता इतनी तो अपन अधिकतम ले सकते हैं और इतनी फेफड़ों में हमेशा बचती ही बचती है। टॉपिक यहाँ पे खत्म, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी से। मस्त समझाया हमने,
ठीक है, वीडियो को रोक के इसको नोट कर लीजिएगा। एक दो टॉपिक और बच गए, एक दो हाँ और चीजें हैं, इसको तो नोट कर लेना। दो परिभाषाएं और बताएं, टॉपिक नहीं है, परिभाषा है। एक है अंतःश्वसन क्षमता, उसको मैंने जानबूझ के पीछे छोड़ा ताकि गड़बड़ नहीं हो। अंतःश्वसन क्षमता, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। और एक है बहिःश्वसन क्षमता, ईसी। तो अपन अधिकतम सांस कितनी ले सकते, किसके बाद, सामान्य छोड़ने के बाद। ज्वारीय आयतन लेंगे और जबरदस्ती ये ले लेंगे, ठीक है। इसमें और इसमें एक ही फर्क है, ये अधिकतम छोड़ने के बाद अधिकतम ली जाने वाली है, ये सामान्य छोड़ने के बाद अधिकतम ली जाने वाली है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिख लो, सामान्य छोड़ने के बाद, मतलब सामान्य बहिःश्वसन के बाद अधिकतम ली जाने वाली वायु। कोई दिक्कत है साहब? नहीं है। इसको क्या बोला जाता है, अंतःश्वसन क्षमता। तो आईसी बराबर क्या हो जाएगा, आईसी बराबर टीवी प्लस आईआर, क्योंकि सामान्यतः अपन इतनी लेते हैं और उसके बाद जबरदस्ती इतनी और ले लेंगे, यही अंतःश्वसन क्षमता हुई। सेम बहिःश्वसन क्षमता, सामान्य लेने के पश्चात, सामान्य सांस लेने के पश्चात अधिकतम छोड़ी जाने वाली वायु, छोड़ी जाने वाली वायु। तो सामान्य सांस ली, उसको पहले टीवी छोड़ा, ज्वारीय आयतन छोड़ा, उसके बाद में अपन क्या छोड़ेंगे, ईआरबी। बात खत्म। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा। इनके इंग्लिश नाम लिखने हैं क्या पूरे? ठीक है, अगर तुम कमेंट में कोई लिखेगा तो मैं तुमको लिख दूंगा, नहीं तो जाने दो, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है, इतना भी बहुत काफी है। तो पढ़ना, नोट करना, 1-1.5 घंटे से कम नहीं है ये मटेरियल, ठीक है। बाय बाय।